अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसके अंदर जो है ना हम रेडिएशन जो एक एटम ऑब्जॉर्व कर सकता है या इमिट कर सकता है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, और दूसरा एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बोर थ्योरी को। और इसके अलावा डी ब्रोगली का इंटरप्रिटेशन आएगा, जिससे मॉडर्न थ्योरी से हम जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसको जस्टिफाई करेंगे, और उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स हैं उसको जस्टिफाई करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है उसको पढ़ेंगे, और फिर आगे एक्स रेज और उसकी एप्लीकेशन जो है वो, और लास्टली वो लेज़र होगी इसके अंदर। देखें, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ wavelength and intensities of electromagnetic radiation emitted or absorbed by atom और molecule is called spectroscopy। यानी जो भी पॉसिबल वेवलेंथ और इंटेंसिटीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो इमिट की जाती हैं या ऑब्जॉर्व की जाती हैं बाय एटम्स और मॉलिक्यूल, उनको स्टडी करना जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? लेकिन सेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी एक रेडिएशन का सेट जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इमिट करते हैं या ऑब्जॉर्व करते हैं, उसे हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ प्रिज्म इट डिस्पर्स इनटू द 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। एवरी कलर हैज इट्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड आर डेविएटेड एट डिफरेंट एंगल। द सेट ऑफ दीज कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी वाइट लाइट जो है अगर वो उस प्रिज्म में से पास करती है तो अपने 7 कलर्स में देखा है अपने डिवाइड हो जाती है। हर कलर का अपना एक डिफरेंट वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है, तो डिफरेंट एंगल पे वो डाइवर्ज होती है, तो जिस वजह से इसे हम कहा जाता है ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। यानी एक्चुअली वो वाइट लाइट जो है वो 7 पॉसिबल वेवलेंथ से जो है ना वो उसके कम्बिनेशन से बनी हुई है। आगे देखें, ये कुछ स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की, बैंड स्पेक्ट्रम और डिस्क्रिएट और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा। देखिए, लिक्विड और सॉलिड की अगर बात करें, मॉलिक्यूल जो हैं बहुत क्लोजली होते हैं और टाइटली हेल्ड होते हैं, उनके आउटर ऑर्बिट जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर जो है वो सिमिलर ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो डिफरेंट एटम्स के वो जो फॉल करते हैं, तो जो फोटोन या लाइट जो रेडिएशन वो इमिट करते हैं वो ऑल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बड़ा क्लोजली अपेयर होगी पैक्ट लाइन के साथ, तो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते उन लाइंस को। तो ये एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। मींस के जैसे आखिरी शल के मैंने बोला कि ओवरलैप करते हैं, वहाँ पर बहुत पॉसिबल स्टेट्स होंगी। वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उनका डिफरेंस बहुत कम होगा। फिर वो जो इमिट करेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़, तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो है ना एक एक बहुत क्लोजली हैं, तो एक लाइन को पिक करना है उसमें से डिफ़िकल्ट बात है। तो ये आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है जहाँ पर वो स्प्लिट होते हैं एनर्जी स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ पर जो एनर्जी स्टेट्स हैं बहुत क्लोज हैं, वहाँ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है जो एनर्जी जो फिर पॉसिबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज़ की भी रेडिएशन इमिट करता है, तो वो एक लाइन होती है, लेकिन वो लाइन बहुत क्लोज है, तो उनको सेपरेट करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने स्टडी किया था, उसका जो स्पेक्ट्रम था वो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम था। तो इन लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोज टू वन अनदर दैट द outer orbits of their atoms become overlapped. The electrons be falling between similar orbits in different atoms emits photons of the all frequencies which appear closely packed lines and cannot be seen separately line and we get continuous spectrum. उसके बाद है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में ये बात है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के या सॉलिड के जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी एटम्स इसके सॉलिड के अंदर, लेकिन जो इनर ऑर्बिट्स हैं ना वो ओवरलैप नहीं करते, वो अपने मदर न्यूक्लियस के साथ जो है ना एसोसिएट होते हैं, समझ लें। और वहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने मदर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर ही होते हैं, बाहर जो नेबरिंग न्यूक्लियस हैं उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता वहाँ पे। तो फिर वहाँ जो ट्रांजिशन होती है उसके रिज़ल्ट में जो एनर्जी इमिट होती है और उसे पूरा एक बैंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जैसा कि अल्ट्रावायलेट रेज जब इमिट होती हैं, एक्स रेज इनर ऑर्बिट में, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन वापस फॉल करता है तो जो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज कह लें। Molecules of liquid and solid have closely packed atoms. The inner orbits are not overlapped and produce a number of frequencies whose values are nearly equal and produce band spectrum. For example, the emission of the ultraviolet rays और X rays, जैसे ये दिखाया भी हुआ है।
तो वहाँ अगर ट्रांजिशन होगी तो फिर डेफिनेटली एक्स रेज अल्ट्रावायलेट रेज आएगी। उसके बाद डिस्क्रिएट और लाइन स्पेक्ट्रम है। देखें जब गैसेस बहुत ज़्यादा सेपरेटली होंगे, यानी कि अगर आप गैस को लो प्रेशर के ऊपर फिल कर लें एक ट्यूब के अंदर, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं, तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और वापस फिर जब डी एक्साइट होगा तो वो तो एक पर्टिकुलर एग्जैक्टली से यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ है या सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इमिट करेगा। तो यहाँ पर फिर उसको आप लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि वो सेपरेटली होती हैं लाइंस। व्हेन सो अपार्ट एटम्स आर एक्साइटेड एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स फॉल between two similar orbits and all the atoms emit photon of exactly same frequency and produce a distinct line. Similarly, other frequencies will produce other distinct lines. Hence, widely separated atoms like the atoms of the gas at low pressure produce a line spectrum. तो यहाँ पर आइसोलेटेड एटम की ऑलमोस्ट बात हो रही है, जो कि इनके अंदर एटम्स जो है ना वो जो फॉल करते हैं, यानी हर एटम का जब इलेक्ट्रॉन सिमिलर स्टेट्स के अंदर मूव करेगा, डेफिनेटली वो एक जैसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इमिट करेंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी होगी, वेवलेंथ एक जैसी होगी, लेकिन उनमें गैप होगा लाइन में, तो उन्हें लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, आइसोलेट किया जा सकता है उसको। आगे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात की गई है कि जब एक गैस वेपर्स जो होते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक्साइट किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो डेफिनेटली वो रेडिएशन को इमिट करते हैं और उसका स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के अंदर होता है। तो यहाँ पर दिखाया भी हुआ जैसे हाइड्रोजन है, उसको डिस्चार्ज टू सोर्स, वहाँ से यानी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फिल की गई है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है। जब वो एनर्जी इमिट करेगी तो उसको स्लिट्स में से पास करवाने का प्रिज्म से उसका पॉसिबल स्पेक्ट्रम देखा है हमने। तो इनकी डिफरेंट वेवलेंथ जो है डिफरेंट एंगल पे आके फॉल करेंगी, तो उसको स्टडी करना जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो स्क्रीन के ऊपर आके जो फॉल कर रही हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट एंगल्स के साथ, ये स्पेक्ट्रम जो है ना हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, अपनी अपनी वो वेवलेंथ एग्जिबिट करता है। तो उनके अंदर एक रेगुलरिटी है जिसकी वजह से उनको यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये रेगुलरिटी जो है ये क्लासिफाइड की गई हैं ग्रुप्स के अंदर, स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, जिसमें से जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो आइडेंटिफाई की थी जे बेलमर ने, जो कि 1885 के अंदर थी। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने स्टडी किया था। तो इस सीरीज़ के अंदर जो है वो इस नाम का ही उसका नाम ही बेलमर सीरीज़ रखा गया था। मींस ये लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होगा इसका इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन आगे आएगी, आगे चल के बीच में टॉपिक आएगा वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। 1/λ = RH 1/2² - 1/n²। RH यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है और जो वैल्यू है 1.0974 × 10⁷ पर मीटर। और इसमें बताना चाह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 2 में आके फॉल करेगा, 3 से 4 से 5 से n जो है वो अगले ऑर्बिट्स के नंबर्स हैं, यानी 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। तो 3 से अगर 2 में फॉल करेगा तो वो जो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो विजिबल रीजन में होंगी। तो 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, 6 से 2 में आएगा एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिट से 2 में आएगा। तो वो जो इमिट करेगा वो विजिबल रीजन होगा। तो इस फार्मूले से पॉसिबल जो वेवलेंथ है वो आप फाइंड कर सकते हैं उसकी, जैसे यहाँ करके भी दिखाई हुई है उसने, 3 से कर दें और या 4 से कर दें। उसके बाद फिर इसी तरह जो नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में बात की, बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने भी स्टडी किया इस चीज़ को, देखा कि कुछ जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसमें कुछ रीजन तो विजिबल है, कुछ अल्ट्रावायलेट है, कुछ इंफ्रारेड भी है। डिफरेंट सीरीज़ उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस करवाई है कि ये लेमन सीरीज़ है। इन्होंने बताया कि ये जो अल्ट्रावायलेट रीजन है इस स्पेक्ट्रम का, उसकी पॉसिबल वेवलेंथ यहाँ से फॉल मेजर कर सकते हैं 1/λ RH × 1/n² - 1/n²। जब इलेक्ट्रॉन जाके फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करेगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करें, वहाँ कोई ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे जाके जंप करेगा, तो डेफिनेटली फिर जो एनर्जी वो इमिट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज होंगी, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज वेव होती हैं। तो 2 से 3 से 4 से 5 से 1 में फॉल करने का जाके वो, तो तब वो जो इमिट करेगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन होगा। इसे लेमन सीरीज़ बोलते हैं। पास्चन सीरीज़ कैसे बनती है? जो जब तीसरे ऑर्बिट में जाके इलेक्ट्रॉन फॉल करता है फ्रॉम 4 5 6 7 8 एंड अप टू सॉन इन्फिनिट से 3 में जब फॉल करेगा तो इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ, इंफ्रारेड वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इमिट करेगा, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज़ है, ये बनती हैं तब
जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पे आके फॉल करता है फ्रॉम 5 6 7 8 में से, यानी फ्रॉम 5 6 7 8 से फोर्थ ऑर्बिट में आके फॉल करेगा, तो वो जो पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा वो भी इंफ्रारेड रीजन में, ये लॉन्गर वेव इंफ्रारेड होंगी एज़ कम्पेयर टू पास्टन सीरीज़। उसके बाद लास्ट है फंड सीरीज़। इसमें यह है कि ये भी फॉर इंफ्रारेड रीजन है, बहुत वीक वेवलेंथ जो है, बहुत वीक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो इमिट करती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो फिफ्थ ऑर्बिट में जब वो फॉल करती है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 7 8 9 से, तो देन जो है वो जो एनर्जी इमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होती हैं, वो फॉर इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती हैं। तो ये इसका जर्नल फार्मूला फिर एट दी एंड 1/λ RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। तो p जो होगा इसके अंदर 1 2 3 हो सकता है और n जो है उससे ग्रेटर चलेगा, तो p+1 p+2 एंड p+3। तो ये फार्मूला जो है ना, इससे आप पॉसिबल रेडिएशन जो है एक एटम डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर ट्रांजिशन करके जो है ना वो इमिट करता है, उसको सीरीज़ में बना दिया गया, रेगुलरिटी है ये। तो अब बाकी फिर बोहर एटॉमिक मॉडल और आगे इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे डी ब्रोगले का, जिस मॉडर्न थ्योरी से आप एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे और एटम्स की ट्रांजिशन और एटम्स का स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स में रिवॉल्व करना, एनर्जी रेडिएट ना करना, ये सारी बातें आप अगले टॉपिक में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको लाजमी आप देखिएगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।